गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुआ था संडे को, वो उसका आज हम लोग सॉल्यूशन और उसका आंसर देखेंगे और कल आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज उसका सॉल्यूशन, कल रिजल्ट और परसों से फिर क्लास। तो एक एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास तो दे दो हमको, क्योंकि हमारा कलम खत्म हो गया। ओए साइलेंस, इधर देखो। दीप राज, कृपया शांत रहें। इधर देखो, आपके सवाल का पहला क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल हाँ, ये है 1 नंबर। क्या कोई ऐसी अभिक्रिया भी है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है? जैसे समय के साथ अभिकर्मक क्या होता है, घटता है और उत्पाद बनता है। जनरली यही होता है, उत्पाद में कमी आएगी, प्रोडक्ट में वृद्धि आएगी। तो कहा यह जा रहा है कि क्या कोई ऐसी अभिक्रिया भी है जिसका उत्पाद घटता न हो? तो जी हाँ, ऐसा भी एक अभिक्रिया होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जब शून्य कोटि है तो कोटि का मतलब पावर में क्या होगा, 0। अब पावर में अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसका सांद्रता आप 2x रखिए, 3x रखिए, 4x रखिए, 10 रखिए, 50 रखिए, पावर में 0 हो गया, उसका वैल्यू 1 ही आने वाला। चाहे आप 50 का पावर 0 करिए, चाहे आप 100 का पावर 0 करिए, आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अतः समय के साथ इन अभिक्रियाओं के अभिकर्मक की सांद्रता घटती नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? अब जब सांद्रता पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो सांद्रता के साथ वो घटेगा नहीं। किसी को दिक्कत? यही अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि, तब वो घटता। हाँ हाँ या ना में तो हाँ लिखेंगे। क्या जैसे कहा यह है कि क्या कोई ऐसी अभिक्रिया भी है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है? तो जी हाँ, ऐसी अभिक्रिया है। वह कौन सी अभिक्रिया है? तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो हाँ या ना में अगर जवाब देना होगा तो हाँ लिखेंगे। साइलेंस। अच्छा, मतलब आप लोग सिर्फ हाँ लिख दिए हैं या फिर ना लिख दिए हैं, बताए नहीं है कि कौन सा है, तो वो लोग तो तुक्का मारे हैं। हाँ, तो वो जब कॉपी चेक होगा तो उस समय का वो परेशानी है। तो अभी आप समझिए ना क्वेश्चन, कॉपी चेक वो बाद में देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर। क्या किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है? क्या किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है? सक्रियण ऊर्जा वो होता है जो उसको उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया करने के लिए। आर्हेनियस समीकरण इतना है, देखो, यदि E शून्य है, क्वेश्चन में बोला है कि क्या किसी के लिए सक्रियण ऊर्जा शून्य होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी शून्य, तथा Ka, अगर हम इसके जगह पे शून्य रखेंगे तो Ka ऊर्जा अर्थात संघट्ट अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है, जो कि सत्य अतः E शून्य। तो अगर ये शून्य होता तो वो अपने आप जल जाता। आपको बताए थे ये बेंच है, आपको पता है कि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ बैग है, ये पेन है, तो ऑक्सीजन तो है वायुमंडल में, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो ये जल क्यों नहीं जा रहा है? अपने मन जल जाना चाहिए जब ऑक्सीजन चाहिए इसको जलने के लिए। तो इसके पास वो सक्रियण ऊर्जा नहीं है, इसीलिए हम माचिस जला करके उसको उसके सक्रियण ऊर्जा तक पहुंचाते हैं और तब वो शुरू हो जाता है, उसके बाद अपने आप जलने लगता है।
ठीक है। अब इसका सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा देर तक इसको हमको जलाना पड़ेगा, तब इसमें आग पकड़ेगा। पेपर का सक्रियण ऊर्जा कम होता है इसलिए उसमें तुरंत पकड़ लेता है। पेट्रोल में और सक्रियण ऊर्जा कम होता है उसका, तो तुरंत और जल्दी धर लेता है। तो सक्रियण ऊर्जा अगर शून्य हो गया तो ऐसा संभव नहीं है, सब कुछ अपने आप जल के भस्म हो जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा शून्य नहीं हो सकता। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो, ये तीसरा क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया इतना सेकंड में 50% पूर्ण होती है, 80% पूर्ण होने के लिए समय की गणना कीजिए। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन उदाहरण या पाठ्यनीति किसी में तो करवाए हैं, हम बिल्कुल एकदम डिट्टो करवाए हैं, बस ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये सेम नहीं रहा होगा, कुछ चेंज रहा होगा। प्रतिशत में नहीं करवाए थे? अरे ये नहीं था कि कुछ समय बाद वो अभिक्रिया आधी हो जाती है, तो आधी मतलब 50%, आधा मतलब क्या 50% ही है ना। तो थोड़ा सा यही दिक्कत है, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं या फिर उसको समझते हैं तो आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को समझते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाता है तो तहस नहस हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, बस उसी क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ पर टाइमिंग 69.3 सेकेंड थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया गया है। 50% पूर्ण होने में इतना सेकेंड लगता है, तो 80% पूर्ण होने में कितना लगेगा? देखो 50% यानी आधा, 50% यानी आधा, तो आधा के लिए क्या यूज करते हैं? टी हाफ। तो टी हाफ दिया हुआ है आपको इतना 69.3 मिनट, ऊपर सेकेंड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर मिनट कर लो या फिर यहाँ पर सेकेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो सेकेंड में आ जाएगा आंसर, और नहीं तो यहीं पर मिनट कर लेंगे। अतः के बराबर देखो इतना दिया हुआ है, तो के बराबर जो फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि का जो टी हाफ होता है वो फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। तो के को इधर लाएंगे तो टी हाफ नीचे आ जाएगा, टी हाफ कहाँ चला आएगा? नीचे। तो वही काम हुआ है, देखो टी नीचे आ गया 0.693 और 69.3 जो अर्धायुकाल दिया हुआ है, जब इसको भाग किए तो इतना आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 0.01 पर मिनट दिया हुआ, ये आपका ग्राफ हो गया। ये तो खैर बनाना नहीं था, आपको बस समय की गणना करना था, ये आपको बना करके बताया गया। ये वेग है, ये सांद्रता है, ये उसकी दिशा है। तो T 80%, ये आपका आया, T आ गया। अर्धायुकाल दिया हुआ था, पूर्णायुकाल निकाल लिया, अर्धायुकाल दिया हुआ था, पूर्णायुकाल निकल गया। अब देखो यार, तो 80% T 80% लाना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला आपके पास है 2.303 अपॉन के लॉग, और ऊपर m, तो m की जगह पे क्या लिखते हैं बताओ? आर नॉट की आर? बताओ कौन आर नॉट होगा, ऊपर आर नॉट की नीचे आर नॉट? ऊपर होगा, ठीक है। मान लेते हैं, अरे ऊपर या नीचे जो भी हो, मान लेते हैं कि ऊपर वाला सांद्रता लास्ट में आर नॉट है, तो नीचे वाला, अगर देखो यहाँ पर क्या है 0.8 ए लाया है, अगर शुरुआत की सांद्रता ए है तो कुछ समय बाद ये घटेगा, कुछ समय बाद ये घटेगा, तो जो घट करके जो बचा है तो उसमें से घटाएंगे। जैसे 10 है और कुछ समय बाद मान लो 7 हो गया, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा उसकी सांद्रता। अरे कोई बात नहीं, नीचे है तो नीचे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो a अपॉन a माइनस 0.8 है, a को कॉमन लेकर के काट दिया तो 1 बाई, और 1 में से 0.8 घट गया, तो यहाँ आ जाएगा a से a कट जाएगा तो 1 अपॉन 0.2, तो वही चीज आया है। अब यहाँ पर ये चीज आप लोग को थोड़ी सी तकलीफ दे रही होगी कि ये कहाँ से आया, यही ना, ठीक है। तो इसमें तो कुछ दिया नहीं है,
टाइम कि कितना से कितना होता है। ये जो R है, R0 दिया हुआ है वो A है, और R दिया हुआ है वो A माइनस या फिर 0.8 दिया हुआ है, 0.8 A। कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों की कमी लग रही है। प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता 50% पूर्ण होने में इतना समय लगता है, तो 80% पूर्ण होने के, अच्छा नहीं ठीक है। देखो 50% पूर्ण होने में इतना समय लगता है, 80% पूर्ण होना है, तो 80% पूर्ण हो जाएगा तो बचेगा कितना परसेंट, बचेगा 20% बचेगा। तो परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं, 1 0 से 1 0 तो 0.2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी चीज़ शुरुआत में 100% रही होगी, शुरुआत में कितना 100, तो 100 का बोला है 50% पूरा हो गया होने में इतना समय लगता है, तो 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 80% पूरा हो गया, बच कितना गया 20 बच गया। तो प्रारंभिक सांद्रता ऊपर, अंतिम सांद्रता नीचे। अब जब 100 ऊपर है और 20 नीचे, ठीक है, तो 10/2 का रेशियो बनेगा। अगर ये भी 0 काटिएगा तो 1/0.2 का रेशियो बनेगा। तो आप यहाँ जो 1/0.2 लिखे हैं इसको हटाइए और 10/2 बना लीजिए, यही चीज आएगा। ठीक है, हाँ, वो एज जस्ट माना गया है कि जो 100% सांद्रता है उसको हम मान लेते हैं कि ए सांद्रता है। ठीक है, तो 80% पूरा हो गया, जो 100% है उसको 1 मान लिए। 80% अगर पूरा हो गया तो 100 का 1 है तो 80 का 0.8 होगा। ये है 100% का 1 है तो 80 का 0.8 होगा, तो अंतिम सांद्रता 0.2 आएगा। कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये पूरा नहीं, ये लिखना था हमको 1 माइनस चाहे a माइनस 0.8 लिखना था, ये चीज लिखना था। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर टोटल 100%, अगर आपको ये पॉइंट वाला तकलीफ दे रहा है तो आप पॉइंट में ना जा करके ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं R0 ऊपर है और नीचे R है। शुरुआती सांद्रता कोई भी 100% रही होगी, शुरुआती सांद्रता कितना पूरा हो गया 80, कितना बचा होगा नीचे 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 1 से 1 10/2 का रेशियो लेकर के आप बना लीजिए, लॉग में आएगा सेम चीज। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, 100% और 20% लेकर के आप बना लीजिए। अभी भी किसी को परेशानी है? ये सब क्वेश्चन घर जा करके एक बार खुद से बनाना है। ये चौथा नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ निरूपित करें। वो चालू किए थे कि नहीं? चालू है, भूल जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ निरूपित करें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती है। सांद्रता अगर बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। ग्राफ निरूपित करना है। आपको पता है ये क्या होता है, तो वेग होता है। ठीक है, ये क्या होता है सांद्रता। यहाँ पर 0 है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगा वैसे वैसे वेग भी बढ़ेगा। अगर हम शुरुआत में यहाँ पर x के जगह पे 1 रखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1, 2 रखते हैं तो 2, 3 रखते हैं तो 3, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी जितना सांद्रता में वृद्धि होगा वेग में उतना ही वृद्धि होगा। यानी कि आपका ग्राफ टन टनाटन। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये ग्राफ में तकलीफ है कि नहीं, हो सकता है हम गलत बना दिए हों, तो जस्ट इससे पहले वाले में देखिए ग्राफ बनाया हुआ है, देखो है कि नहीं है? सीधा समझ में आए हो? जिसका मान लो जिसका ये गलती होगा कितना लहरेगा उसको। चलो आगे देखो, अब ओए साइलेंस, आगे देखो।
ये 5 नंबर। साइलेंस। देखो इधर देखो, अब वो गलत सही तो होते रहेगा, कोई बात नहीं। देखो इधर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व समय के बीच ग्राफ निरूपित कीजिए। किसके लिए? शून्य कोटि के। ग्राफ में एक सीधी रेखा मिलती है जो दर्शाती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर, किसी को कोई दिक्कत? ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। बनेगा ग्राफ बनेगा, बट ये सीधा लाइन बनेगा एक, मतलब सांद्रता आप कितना भी बढ़ा दीजिए उसका जो वेग होगा वही रहेगा। ऐसा नहीं जैसे कि देखो, जब 1 है तो वेग 1 हो, 2 है तो वेग 2 हो, 3 है तो वेग 3 हो। ये हुआ कि सांद्रता जब बढ़ा रहे हैं तो वेग भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। कोई एक फिक्स वैल्यू होगा, मान लेते हैं एक कोई स्थिरांक है, 1 सांद्रता रखिए फिर भी यही आएगा, 2 सांद्रता रखिए फिर भी यही, 3 सांद्रता रखिए फिर भी यही। तो इसका लाइन कैसा बनेगा? एकदम सीधा। ये आपका सांद्रता हो गया, ये आपका वेग हो गया। ओए शांत रहो। इससे पहले जो प्रथम कोटि वाला बनाए थे उसमें जैसे जैसे सांद्रता बढ़ा था वैसे वैसे वेग बढ़ा था, तो ऐसे गया था ग्राफ। इसमें सांद्रता आप बढ़ाइए लेकिन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो लाइन यहाँ पर हो सकता है वो लाइन यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। वो फिक्स वैल्यू होगा शून्य कोटि अभिक्रिया का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ। समझ में आयो? किसी को कोई दिक्कत? समझो, आप इसका सांद्रता चाहे यहाँ रखिए, मान लेते हैं ये अगर 2 पर है, ये किस पर है? देखो समझो इधर, ये अगर 2 पर है तो आप चाहे सांद्रता यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, या यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, इसका सांद्रता कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 1 पर है तो यहाँ रखिए, यहाँ कितनों सांद्रता रख दीजिए उतना ही आने वाला है। सांद्रता आप कितनों बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठाओ उसको। किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.005 मिनट पर मिनट है। इस प्रतिक्रिया का अर्धकाल निकालें। ये तो आसान था, ये तो आसान था। अर्धकाल, ओए देखो, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, 0.693 अपॉन के का वैल्यू दिया हुआ है, तो के की जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे, बनाएंगे तो आएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 138.6, हाँ तो हो सकता है इसमें पॉइंट छूट गया होगा। हाँ तो सॉल्यूशन तो यहाँ कर लीजिए, सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 को हट जाएगा, 693 को 5 से भाग देना है। 1, 19, 3, 4, 43, 8, हाँ ठीक है, 138.6 आएगा। ठीक है, चलो इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो, ओए आगे देखो, ये क्या नंबर है? जा, ये चौथा, 7 नंबर देखो। अच्छा पेज देख लेंगे तो वहां से हो जाएगा ना। जलीय विलयनों के विद्युत अपघटन में प्रायः प्लेटिनम एवं पैलेडियम जैसे पदार्थ का क्यों प्रयुक्त करते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, बताओ, तुम ही बताओ। क्योंकि वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता इसीलिए। हाँ इसीलिए, लेकिन थोड़ा और चीज बताइए इसके बारे में। वो क्रिया होता है। हाँ, आप लोग को इलेक्ट्रोड बताए थे 2 गो, सक्रिय इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड अपना काम तो करता है लेकिन वो अपने आप का क्षय कर लेता है, वो अपने आप का क्या कर लेता है? क्षय कर लेता है। इसलिए हम लोग अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। वो हमारा काम करता है और अपना भी क्षय नहीं करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। वो कहता है हमारा उपयोग कीजिए, आप अपना काम निकालिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्लेटिनम और पैलेडियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। प्लेटिनम जैसी धातु कम क्रियाशील धातु है, इसलिए सामान्यतः ये क्रिया नहीं करते हैं। ये क्या करता है? क्रिया नहीं करता है।
उत्पाद के साथ जब जलीय विलयनों का वैद्युत अपघटन किया जाता है, जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये उसमें क्रिया नहीं करता। इसी के जगह पे आप जिंक रख दीजिए या कॉपर रख दीजिए तो वो उत्पाद तो बनाएगा, उत्पाद के साथ कहेगा हम भी आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। जलीय अपघटन होगा तो ZnSO4 बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, जो उसमें रहेगा ZnO बन जाएगा, CuO बन जाएगा। इसलिए वो दोनों का प्रयोग ना करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम या ये सक्रिय और अक्रिय इलेक्ट्रोड दोनों बता चुके थे पहले। सक्रिय का उपयोग कहाँ होता है, अक्रिय का उपयोग कहाँ होता है। ओए भूषण इधर देखो, ये है 8 नंबर क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर तो जानते ही होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अर्धचालक। गलत बात किसे है? इंग्लिश हिंदी दोनों, ओए इंग्लिश हिंदी दोनों जानना आपके लिए जरूरी है, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं। देखो इधर, ओए सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है? ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है, कोई बताएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बढ़ जाएगा? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या डाल देते हैं हम, नहीं डालते नहीं, तापमान बढ़ाते हैं तो मुक्त होने लगता है। नहीं देखो, हाँ चालक बैंड कौन बोल रही थी? कोई बोल रही थी, हाँ बताओ। सही है तुम्हारा, बोलो ना। कराओ। बैंड सिद्धांत के आधार पे है। बेटो ऐसी बोल दी है उसको, नहीं यार। अच्छा यहाँ से देख के बोल दी है ना। देखो आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, शायद बताए थे इस तरह से। एक होता है चालक बैंड, एक होता है संयोजी बैंड। नीचे वाला संयोजी बैंड, ऊपर वाला चालक बैंड। चालक में क्या होता है, संयोजी बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से ओवरलेपित रहता है, यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आराम से चालक बैंड में जा सकता है, इसलिए चालक का चालकता अधिक होता है। जो अर्धचालक होता है उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, तो इसको गर्म करने पर इसकी चालकता बढ़ती है। और जो कुचालक होता है उसका जो इस बीच का जो दूरी होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से। तो इसको कितनों गर्म कर लीजिए ये चालक का काम नहीं करेगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक का काम करता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हो वैसे वैसे अर्धचालक क्या करता है, चालक का काम करता है। देखो अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच अंतराल कम होता है, इसमें तो अंतराल होता ही नहीं है, चालक वाले में वो दोनों एक दूसरे से सटा रहता है, इसमें अंतराल कम होता है, और कुचालक वाले में अंतराल ज्यादा होता है, कम होता है। अतः ताप बढ़ाने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई लोग फिगर बना करके भी बताए होंगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। साइलेंस। ये विलियन का या फिर कोलाइड का टॉपिक है, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले आपको इसको नहीं देखना है, पहले हम जो समझाते हैं वो समझो। मान लेते हैं एक कोई भगोना है, इसमें कुछ भरा हुआ है, पानी जल या फिर कोई भी, अच्छा दूध सब भरा हुआ है। देखो होता क्या है, टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं और ब्राउनी गति किसको कहते हैं? तो इसमें जो भी चीज भरा हुआ है उसके बहुत सारे कण होंगे कि नहीं होंगे? पक्का। तो इसमें अगर हम इधर से टॉर्च मारते हैं या फिर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, कोई भी प्रकाश की किरणें आती है तो आएगा, इसके कणों से टकराएगा और ये विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है, विक्षेपित हो जाएगा। ऐसा ही सेम कंसेप्ट होता है धूल कण के साथ। कैसा होता है धूल कण के साथ? जब कहीं से आता है सूर्य की किरणें या फिर कोई भी किरणें, जो वायुमंडल में जो भी डस्ट है उसमें धूल कणों से ये प्रकाश की किरणें टकराती है, और टकराने के बाद ये विक्षेपित हो जाता है। टकराने के बाद क्या होता है? तो ये जो किसी कण से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद विक्षेपित होती हैं उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। उसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। और यही चीज जब विलयन में आती है तो विलयन में यहाँ से टकराया, यहाँ से टकरा के यहाँ आया,
यहाँ से टकरा करके इस कण के पास आएगा, फिर इस कण के पास आएगा, फिर इस कण के पास, अब टकरा रहा है। जैसे ना होता है कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसमें निकलने के ऐसे 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 चलना पड़ता है, हट जियो, हटो हटो, ऐसे नहीं करते हैं। तो वही हाल है यहाँ, पहले इस कण से टकराएगा, फिर इस कण से, फिर इस कण से, फिर इस कण से। तो ये जो जिग जैग गति हो, टेढ़ा मेढ़ा जो गति है, इसी को बोलते हैं ब्राउनी गति। जो जिग जैग प्रकार का जो गति हो रहा है कणों के टकराने की वजह से, प्रकाश किरण एक दूसरे कण से टकरा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। इस गति को खोजा था ब्राउनी नामक व्यक्ति ने, इसलिए नाम पड़ गया ब्राउनी गति। रॉबर्ट ब्राउन। किसी को कोई दिक्कत? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1827। अब देखिए, ये समझ में आ गया कि ब्राउनी गति कहते किसको है। आपको यही लिखना था कि जब कोई विलियन में या फिर कोलाइडी विलियन में, कोई भी विलियन लिखना था सॉल्यूशन, जब उसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे से टकरा कर जिग जैग गति, जिग जैग या फिर हिंदी में टेढ़ी मेढ़ी गति करती है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। अब ये उसका पूरा खंडन लिख दिया है। देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में गति का पता लगाया था। कोलाइडी विलियनों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है। जैसे विलियन में एक होता है कोलाइडी विलियन। इसको पता है कोलाइडी विलियन? कौन बताएगा? हमारा जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। विलियन में 3 गो, एक तो आपका नॉर्मल विलियन होगा, एक होगा कोलाइडी विलियन, दूसरा होगा निलंबन। कौन होगा? निलंबन। दूध भी कोलाइडी विलियन है। दूध क्या है? कोलाइडी विलियन। जो आपका नाला का पानी जो होता है कीचड़, वो होता है निलंबन। निलंबन में आप उसके विलय के कणों को देख पाएंगे। निलंबन में विलय के कणों को देख सकते हैं, ठीक है। और जो विलियन होता है उसमें न विलय का कण पता चलेगा न विलायक का कण पता चलेगा। और जो कोलाइडी विलियन होता है उसमें निलंबन से थोड़ा छोटा कण होगा और विलियन से थोड़ा बड़ा कण होगा। वो अगर आप थोड़ा सा जूम करते हैं माइक्रोस्कोप से तो आप देख पाएंगे कोलाइडी विलियन का। जो हमारा जो किडनी होता है, आपको पता होगा कि ब्लड को छानने का काम करता है, वो कोलाइडी विलियन को छानने का काम करता है। अगर ब्लड हमारा कोलाइडी विलियन ना होकर के विलियन होता तो फिर उसको नहीं छान पाता, डायरेक्ट भेज देता, जाओ हमर छन्ना का छेद मोटा है ना। होता है कभी कभी चाय छानने वाला अगर बड़ा सा ले, मान लो चाय छानना है और उसको आटा छानने वाला चलनी से छानो, सब चाय पत्ती चल जाएगा कि नहीं जाएगा? वही हाल है यहाँ। कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से निरंतर गति करती है। कैसे? टेढ़े मेढ़े, इंग्लिश में जिग जैग उसको बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा गति को। अंधेरे कमरे में एक छोटे पिंड से निकलते प्रकाश मार्ग में या प्रोजेक्टर से पर्दे पर पड़ने वाले प्रकाश मार्ग से धूल के कण लगातार गति करते हुए दिखते हैं। जैसे कभी कभी आप कहीं सोए हुए रहेंगे और छोटा सा किरण अगर कहीं पर आ रहा होगा तो उसमें दिखता होगा कि हाँ ये जा रहा है, ठीक है, वो धूल का कण दिखता है। इस गति का कारण 1863 में बीनर द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के माध्यम साथ असमान रूप से टक्कर के कारण उत्पन्न हुआ। कोलाइडी कण अपने चारों ओर के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराते रहते हैं और गति करते रहते हैं। कोलाइडी कण का आकार तथा परिक्षेपण माध्यम की श्यानता पर ब्राउनी गति निर्भर करती है। कोलाइडी कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता जितनी कम होती है, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है। ये श्यानता पर निर्भर करता है, यानी कणों के प्रकृति पर डिपेंड करेगा। कणों का आकार बढ़ने से ब्राउनी गति कम होती है। अगर छोटा कण है तो ब्राउनी गति ज़्यादा होगा, श्यानता अगर कम है तो गति कैसा होगा? ज़्यादा। अगर बड़ा है, श्यानता ज़्यादा है तो गति क्या हो जाती है? कम। और निलंबन में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आपको बताया था निलंबन भी होता है जिसमें कणों को देखते, जैसे नाला का जो पानी होगा उसमें चलते हुए दिख जाता है तो वो क्या है? निलंबन है। वो क्या है? निलंबन। और दूध में तो दिखता नहीं है कि हाँ ये प्रोटीन है, ये वसा है, ये कैल्शियम है, दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है उसमें, तो वो क्या है? वो है कोलाइडी विलियन। किसी को कोई दिक्कत? आपको सिर्फ इतना लिखना था, किसी भी विलियन में प्रकाश को भेजने पर उस प्रकाश की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। आपका आंसर सिर्फ इतना। अब आप उसके खानदान के बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, 10वां नंबर, अर्ध जीवन काल, अर्धायु काल लिखना था।
किसके लिए? अभिक्रिया के अर्धायु काल संक्षेप में बने, कोई अभिक्रिया फिक्स नहीं किया कि शून्य कोटि होगा या प्रथम कोटि होगा, बस सिंपल। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? अर्धायु काल बोलते हैं। किसी भी प्रथम कोटि के प्रति के ठीक आधा संपन्न होने में, प्रथम कोटि नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ठीक आधा संपन्न होने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? अर्धायु काल या जीवन काल। इसे किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से सूचित किया जाता है। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बना करके दिया गया, आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। अगर आप लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, कोई नहीं लिखा होगा हमको पता है। देखो ये प्रथम कोटि का पूरा फॉर्मूला है, उसका अर्धायु काल निकाल करके बताया। ये पूर्ण आयु काल का फॉर्मूला से अर्धायु काल को निकाल करके बताया। हम भी ऐसे ही आप लोग को निकाल करके बताए थे, लेकिन याद किसी को नहीं। चलो आगे देखो। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन कारक हैं? आपको बताए थे पहले, प्रकृति, फिर सांद्रता, तापमान, दाब नहीं है, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकिरण और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक है कैटलिस्ट। अब कोई लोग इतना नहीं लिखे होंगे, 3-4 भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है। अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो अभिक्रिया स्लो होगी, और अगर स्मूथ है, एकदम गोल है, तो उसका अलग होगा। इसका अधिशोषण ज्यादा होता है, इसका अधिशोषण कम होता है। ठीक है। विकिरण, अगर आप उसको तेज प्रकाश देंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप उसको कम प्रकाश देंगे तो थोड़ा धीरे होगा। तो विकिरण पर भी डिपेंड करता है। गलती हुआ है तभी तो अगली बार सही होगा। आगे देखो, ओए 12 नंबर देखो। किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। ये क्वेश्चन जिसका गलत हुआ होगा उसको बहुत मारेंगे पक्का। डिट्टो क्वेश्चन 3 गुनी वाला बताए थे। डिट्टो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम था। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो पहले सांद्रता 3 गुना कर देते थे तो 9 गुना हो जाता था, 3 गुना कर देते थे तो कितना हो जाता था? 9 गुना हो जाता था। अब देखो यहाँ शांत रहो, यहाँ देखो 2 गुनी कर दी जाती है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। और जब आधा कर दिया जाता है तो आधा का स्क्वायर 1/, और इसमें से 2-4 लोग स्पेशल पूछे भी थे आकर के। अब ये क्वेश्चन जिसका गलत हुआ होगा, सही बता रहे, एकदम डिट्टो है, कुछ अलग नहीं है। बस क्वेश्चन में 3 गुना था, शायद उदाहरण या पाठ्यनीति का कोई क्वेश्चन, उसमें 3 गुना था, इसमें हम 2 गुना और आधा गुना कर दिए हैं। इसमें क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन अलग है। और अब सुनो, शांत रहो, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, और इस क्वेश्चन को कुछ लोग क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल है। इनमें क्या खास न्यूमेरिकल है? ये इसमें करना ही क्या है? स्क्वायर तो करना है, ये न्यूमेरिकल है। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई खास न्यूमेरिकल नहीं रहता, ऐसा ही रहता है। देखो आगे, तात्क्षणिक क्या नंबर है? ये 13 नंबर। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर से आप क्या समझते हैं? इंस्टैंटेनियस, वह अभिक्रिया जो इंस्टैंटेनियस हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी। अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थों में से किसी पदार्थ की सांद्रता का नियत क्षण में बदलने की दर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाती। एकदम मतलब सेकंडों में हो जाए, मिली सेकंड में हो जाए वही। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ था, पलक झपकाए वही यहाँ पहुंच गया, तो ये बहुत छोटे समय अंतराल में हो गया, इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक। ए प्रतिकारक, जबकि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर और बहुत छोटे चीजों के लिए, बहुत छोटे अंतराल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिफरेंशिएशन के लिए। बड़ा के लिए डेल्टा और छोटा के लिए डिफरेंशिएशन। परिवर्तन है सूक्ष्म समय अंतराल होता है। बहुत आसान था ये। अभिक्रिया का वेग क्या है?
अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको जो हम अभिक्रिया का वेग बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन, वही आपको लिखना है। अब आपको हम बताते हैं अभिक्रिया का वेग आखिर है क्या। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है आपको दिखाते हैं। 2018 में पूछा गया है, अभिक्रिया का वेग क्या है। देखो क्वेश्चन आपका यहीं से आया है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को परिभाषित करिए। ये भी क्वेश्चन हम डालते पर छोड़ दिए थे क्योंकि तात्क्षणिक पहले ही पूछ दिए थे। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वह देर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का देर लिख दिया है दर होगा, ठीक है। वह दर, देर नहीं समझिए, दर है वो, जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dr मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हों तो अभिक्रिया का वेग इतना है। यदि अंतराल dt में अभिकारक के de मोल शेष रहते हों तो अभिक्रिया का वेग इतना होगा। क्या बोल रही है, कैसे बोल रहा है, सुनो। कॉपी में ऐसे नहीं लिखे होंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही आंसर होना चाहिए। देखो कैसे हुआ। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की घटने की दर या उत्पाद की क्या कहलाती है, अभिक्रिया दर कहलाती है। हो गया। अगर यह सूक्ष्म अंतराल हो, कैसा हो, सूक्ष्म, अगर अंतराल सूक्ष्म हो तो क्या होगा, dt का प्रयोग होगा, और अगर सूक्ष्म नहीं है तो डेल्टा टी का प्रयोग होगा। यही चीज तो उसमें लिखा है। बस अभिकारक के घटने की दर या उत्पाद की बढ़ने की दर क्या कहलाती है, अभिक्रिया दर कहलाती है। अगर अंतराल सूक्ष्म है तो dt का प्रयोग होगा, अगर अंतराल सूक्ष्म है तो dt का प्रयोग होगा, सूक्ष्म अंतराल नहीं है तो डेल्टा का प्रयोग होगा। हो गया। आगे देखो 15 नंबर, वेग स्थिरांक तथा समय स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा साम्य है, सॉरी, साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक देखना कितना बार पूछा गया है, वो देखना ये क्वेश्चन को। देखो वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं 2010 में भी पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया। जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन तो आपको एकदम डिट्टो याद रहना चाहिए। देखो और देखो क्या होगा, वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। दोनों में अंतर ये है कि जो वेग स्थिरांक है, देखो अरे हट जा, जो वेग स्थिरांक है देखना ध्यान से, और जो साम्य स्थिरांक है, कौन सा स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। साम्य अवस्था तब होता है जब कोई चीज आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर। ये दो चार को सब सूत गया है, हम यहाँ गाना सुना रहे हैं। चंदनिया छुप जाना रे, लोरी लोरी, ये वाला गाना है ना, मस्त गाना है। हमर आवाज इसने, शांत रहो, शांत रहो। ओए सुनो, साम्य अवस्था उसको बोलते हैं जब कोई चीज हम करते जा रहे हैं, उत्पाद जो है वो बनते जा रहा है, अभिकारक से उत्पाद बनते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उत्पाद से फिर अभिकारक बनने लगेगा, एक अभिकारक से एक उत्पाद, तो फिर एक उत्पाद टूट करके एक अभिकारक, तो इस स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था। और इस स्थिति पर जो स्थिरांक होगा उसी को बोलेंगे साम्य स्थिरांक। जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है, यहाँ से ये अभिक्रिया होते जा रहे होते, यहाँ पर आकर के साम्य अवस्था में हो गया, एक अभिकारक से एक उत्पाद से एक अभिकारक, तो यहाँ पर जो स्थिरांक गया है वही कौन सा, वो होगा साम्य अवस्था स्थिरांक। लेकिन वेग स्थिरांक वो होगा जब अभिक्रिया होते जा रहा है उसका वेग, ठीक है, उसका वेग जहां पर जाकर के रुक जाएगा वो होगा वेग स्थिरांक।
अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया। सांद्रता पर डिपेंड करेगा वेग स्थिरांक। इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं, क्योंकि क्या है, वेग है, तो वेग किससे बना है, गति से बना है, तो इसलिए ये गति को कहते हैं। जो वेग स्थिरांक होता है वो सांद्रता में परिवर्तन होने वाले गति होती है, लेकिन जो साम्य स्थिरांक होता है वो अभिक्रिया के अग्र दिशा में और पश्च दिशा में परिवर्तन होने को कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया के सांद्रता परिवर्तन में होने वाली गति को बोलते हैं, लेकिन साम्य स्थिरांक 5 मिनट, ठीक, लेकिन जो साम्य स्थिरांक है वो उत्पाद और अभिकारक दोनों के बराबर होने का स्थिरांक है। ठीक है, एक गति का स्थिरांक है और एक बराबर होने का स्थिरांक। जैसे अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये हमारा गति है, ये क्या है, गति है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई आकर के मेरे जितना बराबर हो जाए इक्वल, तो वो हो जाएगा साम्य स्थिरांक। तो साम्य में और गति में अंतर है। जिस समय उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर हो जाएगा उस समय का स्थिरांक साम्य स्थिरांक कहलाएगा, लेकिन जो गति करेगा वो गति करने के लिए जो स्थिरांक होगा वो होगा वेग स्थिरांक। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा अलग है, पूरा अलग नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर। गति तो दोनों कर रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, अभिकारक घट रहा है, तो इस समय का जो स्थिरांक है वो कहलाएगा वेग स्थिरांक। उत्पाद बढ़ा, अभिकारक घट गया। लेकिन जिस समय ये दोनों इक्वल हो जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा, तो इस समय का स्थिरांक क्या होगा, वेग साम्य स्थिरांक कहलाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही था, आगे देखो 16 नंबर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दो। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि कैसी हो, एक हो, शून्य कोटि हो जाएगा, प्रथम कोटि। और एक उदाहरण भी देना था, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी में कहीं, देखना, देखो दिखाते हैं। प्रथम कोटि, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 12 और 16 दोनों में पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2011 में पूछा गया। या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखे। देखो, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया। C12H12O11 प्लस H2O, ये है शक्कर, ये शक्कर का सूत्र है। तनु HCl या H2SO4, ये शक्कर जो होता है अगर पानी डालेगा तो वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सबसे मीठा शर्करा होता है फ्रुक्टोज, जो फलों में पाया जाता है, ये वाला। दोनों का सूत्र सेम होता है, संरचना अलग होता है। सूत्र सेम होगा बट संरचना अलग होगा। बाकी प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण दिया हुआ है, जहाँ ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये समय टी पर सांद्रता है, जो टी समय बाद घट गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ओए आपस में बात मत करो। फ्रुक्टोज नहीं, संतरा में फ्रुक्टोज के कारण वो खट्टा नहीं, उसमें हाँ सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में भी कोई भी आप एग्जाम्पल, जरूरी थोड़ी है कि आप यही लिखेंगे, कोई दूसरा भी लिख सकते थे। नहीं, रिएक्शन लिखना था। ओए शांत रहो, रिएक्शन लिखना था। ये पूरा लिखना होगा आपको, उत्पाद और अभिकारक दोनों लिखना होगा, नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ओए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 के बाद 17। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, इसकी वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और शांत रहो,
50 सेकेंड में कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। अब कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि। किस क्या निकालना है? वेग स्थिरांक, यानी k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, यही होगा। तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया हुआ है? 50 सेकेंड। इसका आंसर भी उतना ही होगा। 5 से भाग करोगे तो 0.1386 ये आएगा। अब बटा में 10, तो इसका आ जाएगा 0.01386। ठीक है, ये तो इजी से भी आसान था, उसे भी आसान तब। 18 नंबर, ज्यादा नहीं, अब मात्र 2। आर्हेनियस का समीकरण दीजिए, किसको नहीं याद है? ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी, यही तो है आर्हेनियस का समीकरण। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखो दिखाते हैं। दिखाते हैं, देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकार, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया, जो पहले बताए थे। 50 सेकेंड वाला यही है। देखो 2017 और 18 दोनों साल में पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया। अरे ये दूसरा है शायद। गलती तो नहीं ना की है हम? अच्छा 10 के पावर -2 लगाए हुए, ओह ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए थे। -2 लगाए हुए तो 1 पॉइंट तो आ ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ आर्हेनियस समीकरण ढूंढ रहे थे, ओह भूल जाते हैं ना, होगा इसी के नीचे। देखो 2017 में आर्हेनियस समीकरण दीजिए। 2017 में पूछा गया है k बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ ये सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को, ये क्वेश्चन भी दिए हुए थे। देखो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। आणविकता बताए थे, कोटि और आणविकता हर जगह सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं सेम नहीं होता। आणविकता उसमें टक्कर करने वाले अभिकारकों की संख्या होती है, न बताए थे? हाँ सैद्धांतिक अलग अलग, जैसे ओए शांत रहो, जैसे ए गो ए गो बी मिलकर के सी बना रहा है, ठीक है, तो एक टक्कर हुआ। वही यहाँ पर 2a प्लस बी, तो 3 गो हो गया, 3a तो 4 गो हो जाएगा। तो यही इसकी क्या होती है? आणविकता होती है। बताए तो थे, और देख भी लिए हो कि कितना बार पूछा गया। अगर किसी को ये क्वेश्चन पता नहीं है और पढ़ने आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता है कि हाँ ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसको पानी सूंघ के मर जाना चाहिए। हाँ शांत रहो, डूब करके मरोगे तो पानी गंदा हो जाएगा, सूंघ करके। साइलेंस। आगे देखो, ये भी लास्ट क्वेश्चन। आभासी एक अणु का विक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एक अणु, वह विक्रिया जो एक अणु से पूर्ण होती है, जिसमें एक अणु होती है उसी को एक अणु, जिसमें दो अणु होते हैं उसको दो अणु, जिसमें तीन अणु होता है उसको त्रिअणुक बोलते हैं। साइलेंस। देखो ना क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आंसर देखो। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। जो 19 नंबर आपको क्वेश्चन, ओए सुन लो बाद में बतिया लेना। जो 19 नंबर आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन देखो कितना मस्त है। 2009, 10, 12, 16, 17 5 साल पूछा गया।
कितना साल पूछा गया? 5 साल पूछा गया। लाइट कट गया, साइलेंस। बिहार बोर्ड का है। पानी टेस्ट